आप सभी विद्यार्थी जो इस बार इंटरमीडिएट बोर्ड का परीक्षा दे रहे हैं, उन सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपको बताते हुए फूलों नहीं समा रहा हूं कि इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी आप हमारे YouTube चैनल से कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बड़े सरल तरीके से रटना नहीं है, बल्कि समझकर याद कर लेना है। और हम और हमारे बगल में है हमारे 10th के फैकल्टी अमित सर, ये भी आपको तैयारी कराएंगे। क्लास 10th के क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं और मैं क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम का बायोलॉजी का पूरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी के प्रश्नों को लेकर YouTube पर डालूंगा। और आप केवल 1 महीने मेरे साथ बने रहे, 1 महीने में उतनी सारी मटेरियल हम डाल देंगे जिससे आप एक बहुत अच्छे अंक उठा सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। अमित सर अपना परिचय देंगे। मैं अमित कुमार आप सभी को ज्ञान गंगा ट्यूटोरियल के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं क्लास 10th का साइंस, मैथ, सोशल साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सभी का डिटेल डिस्कशन कराऊंगा, ताकि इससे होगा कि बिहार बोर्ड डिजिट जैसे गणित का आप सेट बनाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें आपको अंक डिजिट चेंज होगा, लेकिन प्रोसेस और थ्योरी सेम रहना है। दूसरा बात कि साइंस का क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन कराएंगे, ऑप्शन का फुल ऑपरेशन करेंगे। तीसरा बात कि सोशल साइंस में भी जो भी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने की जितना संभावना है उन सभी का ऑप्शन सहित फुल डिस्कशन कराया जाएगा। इसलिए आप सभी लोग से गुजारिश है कि ज्ञान गंगा ट्यूटोरियल के इस चैनल पर जुड़कर अपने मैट्रिक परीक्षा 2023 का अच्छे अंक प्राप्त करने 450 तक का अगर टारगेट पकड़ना है तो इस चैनल पर जुड़े और वीडियो को बारी बारी से देखते रहें। धन्यवाद अमित सर। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 11th का। जैसा कि देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जीवों में जनन। इस चैप्टर का आज फर्स्ट पार्ट में केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट लेकर चलूंगा और इसके पूरे एक्सप्लान को करूंगा, पूरे एक्सप्लानिंग के साथ, ताकि इस प्रश्न से जो भी प्रश्न उसके संबंध से उलट पुलट कर पूछे आपसे बनना चाहिए मतलब बनना चाहिए। चलिए 1 नंबर प्रश्न आपके बीच हम देख रहे हैं कि नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। आपको हम एक डायग्राम पे ले चलेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि रिप्रोडक्शन यानी जनन के 2 प्रकार, जनन है, जनन के 2 प्रकार सेक्सुअल यानी लैंगिक और एसेक्सुअल यानी अलैंगिक होते हैं। लैंगिक जनन में हमेशा 2 जनक भाग लेते हैं और अलैंगिक में केवल 1 जनक भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में एक नर होती है और एक मादा होते हैं। दोनों के शरीर के अंदर युग्मक, नर के अंदर नर युग्मक, मादा के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है और दोनों युग्मक का मिलन होता है जिसको निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद जो संतान उत्पन्न होता है वह संतान में विविधता होती है, यानी माता पिता से भिन्न पाए जाते हैं। अब अलैंगिक, इससे 2-3 प्रश्न बनेंगे इस टॉपिक से, इतनी मात्र डायग्राम से। अब आइए अलैंगिक में केवल 1 संतति होते हैं और इसमें 1 ही जनक भाग लेते हैं और अपने जैसे 1 या 1 से अधिक संतान को उत्पन्न करते हैं। एक बार में 1 भी कर सकते हैं और 1 से अधिक संतान को भी उत्पन्न कर सकते हैं। और इससे जो संतान उत्पन्न होंगे वह आनुवांशिक रूप से
आनुवांशिक रूप से और आकारकीय रूप से, यानी देखने सुनने में अपने जनक के, जो इनके जनक है, इनके हूबहू उन्हीं का कार्बन कॉपी होता है। इसलिए इनके जो संतान है, इनके संतति को क्लोन भी कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है, क्लोन। अब इतना डायग्राम आपको याद है, इतना डायग्राम आप समझ चुके हैं, तो 2 से 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस पे आएंगे। तो यहां पे हम देखेंगे, को प्रश्न में हमारा है कि नर और मादा गैमीट का युग्मन होता है तब यह कहलाता है लैंगिक, अलैंगिक, वर्धी और मुकुलन। तो स्पष्ट डायग्राम से है, जहां 2 जनक नर और मादा नाम आ गया वहां हो जाएंगे लैंगिक। थोड़ी सी भी देर नहीं करनी है, थोड़ी सी भी समझने में समय नहीं बर्बाद करना है। नेक्स्ट प्रश्न में हम आते हैं, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह विधि कहलाती है। अभी हमने डिस्कशन किया, एकल मतलब एक जनक के द्वारा हो रही है, तो यह विधि क्या कहलाएगी? तो यह विधि कहलाएगी अलैंगिक जनन। 2 जनक है तो लैंगिक, 1 जनक है तो अलैंगिक। बिना वक्त गवाए उसी डायग्राम से बना हमारा। तीसरा प्रश्न, एक पुंजक क्लोन के संबंध में निम्नांकित में कौन सही है? अभी हमने बताया आपको कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान अपने जनक के हूबहू होते हैं, आनुवांशिक रूप में भी और आकारकीय रूप में, इसलिए उनको क्लोन कहा जाता है। और एक पुंजक हिंदी शब्द है, क्लोन इसी का अंग्रेजी शब्द है। ए में है आकारकीय रूप में समान, बी में आनुवांशिकीय रूप में समान, सी में दोनों और डी में कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आकारकीय रूप में समान, आनुवांशिकीय रूप में समान। और यहाँ पे जो ऑप्शन सी है उसको हम OMR सीट पे घस देंगे, 1 नंबर हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, किसमें जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर जीवों को जन्म देती है? अब यह अलैंगिक जनन की विधि है। आप एक वीडियो देखिए मेरे साथ। इस वीडियो में बहुत सारी चीजों को दिखाया गया है आपको। ये देखिए, अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। आपके सामने जो तस्वीर दिखाई दे रहा है एक अमीबा का तस्वीर है, और इसमें जनन की विधि जो है वह बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। बाइनरी मतलब 2, फिजन मतलब टूटना। अब इसको समझिए, बाइनरी फिजन करती कैसे है? तो अमीबा का शरीर जब पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाता है तो केंद्रक 2 भाग में बढ़ते हैं, 2 भाग में टूट गया, 2 अमीबा तैयार हो गया। फिर यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा को भी देखे 2 भाग में टूटकर बन गया। तो यह विधि कहलाती है, ये देखिए ईस्ट है, ईस्ट में बर्डिंग के द्वारा हो रहा है। देख रहे हैं ईस्ट में किस प्रकार से एक छोटा सा बर्ड निकला, लोला निकला, अपना शब्द में कहेंगे लोला निकला, और वह लोला बढ़ते बढ़ते पूरा वृद्धि कर गई, एक बार टूट कर अलग हो गई और एक नया ईस्ट का निर्माण कर लिया। देख लीजिए, बर्ड बना और बर्ड टूटा, टूट कर इससे अलग हो गया और 1 से 2 बन गया। इस प्रकार बर्डिंग की क्रिया हो गई। ये सभी अलैंगिक जनन की प्रकार है। ये आप देख रहे हैं, यह एक कवक है जिस कवक का नाम है पेनिसिलियम। इस पेनिसिलियम का यह जो बाहर वाला हिस्सा है यह स्पोर बना रहा है और इसको हम कोनिडिया कहते हैं। कोनिडिया में बनने वाले स्पोर को कोनिडियो स्पोर कहते हैं। यह स्पोर टूट रहा है, यह स्पोर टूटा और नया पेनिसिलियम का निर्माण कर लिया। अब आप देखिए, ये जो फोटो दिखाई दे रहा है आपको, ये समुद्री जीव है जिसको स्पंज या पोरीफेरा कहते हैं। क्योंकि इनके शरीर में देखिए बहुत सारे छिद्र छिद्र दिखाई दे रहे हैं। तो पोर का मतलब छिद्र होता है और फेरस का मतलब पूरे आवरण होता है। इनके पूरे शरीर के आवरण में छिद्र होता है, इसको हम स्पंज भी कहते हैं। क्योंकि छिद्र होगा तो वह स्पंजी हो जाएंगे, स्पंज भी कहते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, अलैंगिक संरचना, जिससे यह जनन करते हैं। उस अलैंगिक संरचना को जेम्यूलस कहते हैं। अब देखिए हाइड्रा का तस्वीर है। हाइड्रा में भी निषेचन क्रिया किसके द्वारा हो रही है? बर्ड के द्वारा हो रही है। देखिए हूबहू जैसे ईस्ट में हुआ था, हूबहू हाइड्रा में हुआ। एक थोड़ा सा बर्ड निकला और बढ़ते बढ़ते बड़ा हुआ और एक समय परिपक्व होने से पहले यह टूट कर नया जीव का जन्म दे देगी। देखिए ये स्पंज है, 2 हम देख रहे हैं, एक हाइड्रा का
और एक स्पंज का। स्पंज में जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसी आकृति को हम जेम्यूलस कहते हैं। यह जेम्यूलस टूटेगा, देखिए जेम्यूलस टूटेगा, बाहर निकलेगा, देखिए टूट कर बाहर निकला, और जैसे टूट कर बाहर निकला वहां से फिर एक नया स्पंज को तैयार कर लेगा। अब ये वीडियो आपको समझ में आ गए होंगे, तो इससे बहुत सारे प्रश्न आप हल कर लेंगे। हम देखते हैं यहाँ जो क्वेश्चन है कि इनमें जनक कोश किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। अभी हमने वीडियो को देखा जिसमें मोनेरा प्रोटिस्टा दोनों में जनक कोशिका दो भाग में विभक्त हुआ, नए जीवों को जन्म दे दिया। तो यहाँ आंसर हो जाएंगे इसके दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, द्विविखंडन किसमें पाया जाता है। जस्ट अभी वीडियो देखे हैं, अमीबा को देखे थे टूटते हुए बनते हुए, पैरामीशियम को भी देखे थे टूटते हुए और बनते हुए, ईस्ट में देखे थे कि बडिंग के द्वारा हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा अमीबा पैरामीशियम, सी के साथ हम लोग जाएंगे। और निश्चित रूप से ऐसा प्रश्न अगर रहेगा तो 1 अंक प्राप्त करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। क्लेमाइडोमोनास, पेनिसिलियम, ईस्ट और इन सभी में। तो हमने अभी देखा था कि ईस्ट में और हाइड्रा में जो जनन की क्रिया है वह मुकुलन द्वारा हो रही है। क्योंकि इसमें कहीं पे हाइड्रा नहीं है, ऑप्शन ईस्ट है, तो सिंगल हम किसके साथ जाएंगे, ईस्ट के साथ जाएंगे। अगर इसी जगह पे पेनिसिलियम नहीं रहकर अगर हाइड्रा रहता, देखिए प्रश्न यही रहता है, थोड़ा सा ऑप्शन चेंज करता, हाइड्रा रहता और इनमें इन सभी नहीं होकर आंसर रहता बी एंड सी बोथ, तो हम वहां पे फिर डी के साथ जाते। प्रश्न को पढ़ेंगे हम गौर से, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, और जैसे ही इसका ऑप्शन को पढ़ेंगे, ऑप्शन पे बहुत सारा निर्भर करता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऑप्शन बदला तो उत्तर बदल जाएंगे। इसलिए कभी भी ABCD याद नहीं कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को याद कीजिएगा। कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो थोड़ा सा प्रश्न बदलेगा भी तो आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जेम्यूलस बनते हैं। अभी हमने देखा था वीडियो में पोरीफेरा, उसी को स्पंज भी कहा जाता है। स्पंज के अंदर जेम्यूलस बना, टूटा और नया स्पंज का निर्माण कर लिया। तो जेम्यूलस किस में बनेंगे, तो स्पंज में बनेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें कौन पुष्पी पौधे के जनन में काम नहीं आता है। ऑप्शन आप देख रहे हैं, कंद, प्रकंद, भस्तुरी और कोनिडिया। अभी हमने वीडियो में देखा था कोनिडिया किस में पाया गया था, तो पेनिसिलिन में पाया गया था। पेनिसिलिन क्या था, एक प्रकार का कवक था। यह पाया गया था कवक पेनिसिलिन में। क्योंकि यह कवक का पार्ट है तो हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, कंद, प्रकंद, भस्तुरी को ये वो मिल गया हमारा, हम आंसर इसके साथ चल जाएंगे। हाँ, कभी कभी अगर ऑल ऑफ दीज रहते हैं यहाँ पे, इनमें से सभी रहता तो हम फिर उसके बाद सभी ऑप्शन पर बल लगाएंगे, नहीं तो ज्यादा हमको यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना। बस एक बार देखे आंसर एक मिला, लगा दिए, हम आगे बढ़ चले। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। अब चलिए बंगाल के आतंक को थोड़ा सा हम वीडियो में देख लेते हैं, उसके बाद पूरा तरीके से समझ में आएगा। ये हमारे स्क्रीन पे 4 चीज आपको दिखाई दे रहे हैं, एक आलू, एक ब्रायोफिलम, एक यही वाटर हाइसिंथ अंग्रेजी में कहते हैं, और इसी को हिंदी में हम जलकुंभी भी कहते हैं। इस जलकुंभी को देखे कि किसी भी जल की सतह पर ये बड़ी तेजी से फैलता है। जल की सतह पर बड़ी तेजी से फैलता है और पूरे जल में छा देता है, और जल में घुला हुआ जितना भी ऑक्सीजन है उसको ये अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण इसमें अगर कोई फिश है, इसमें कोई मछली है या दूसरे जलीय जीव है, उनका जीना कठिन हो जाता है और तेजी से मरने लगते हैं। इसलिए वाटर हाइसिंथ बोले तो भी, जलकुंभी बोले तो भी दोनों एक ही है, दोनों को बंगाल का आतंक कहा जाता है। अब बंगाल ही क्यों कहा गया, बिहार क्यों नहीं कहा गया, तो चूंकि यह अपने यहाँ का पौधा नहीं है, यह अमेरिकन पौधा था। जिस समय भारत में अकाल पड़े थे, गेहूं को हमको अमेरिका से मंगाया गया था, तो उसके साथ इसका बीजाणु चल के चला आया था। क्योंकि
चूंकि समुद्री मार्ग था तो बंगाल में ही उतरते थे, ट्रांसपोर्टिंग होता था, तो सबसे पहले वहीं पे इस पौधे को देखा गया। और वह पौधा जिस जलाशय में उगता था, क्योंकि बड़ा देखने में खूबसूरत होता है तो कुछ लोग बड़ा सुंदरता के लिए लगाते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि जिस तालाब में उग गया वहां के दूसरे सभी को यह नष्ट कर देता है। इसलिए इसको सबसे पहले बंगाल में देखा गया, इसका नाम रख दिया गया बंगाल का आतंक। अब इसके नेचर को समझ गए हम लोग, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमको ढूंढ लेते हैं कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो अब समझ में आ गया, जलकुंभी अगर न रहे, वाटर हायसिंथ भी कभी आपको पूछ देगा, वाटर हायसिंथ कभी कभी क्वेश्चन बनाता है। चूंकि हम जो साइंस पढ़ते हैं वह अंग्रेजी मीडियम का ट्रांसलेट है, कभी कभी आपका जलकुंभी न देकर आपको वाटर हायसिंथ दे देगा, तो वहां पे कंफ्यूजन मत कीजिए कि सर ने वाटर हायसिंथ नहीं पढ़ाया, तो आप वाटर हायसिंथ के साथ जाएंगे, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है? ऑप्शन सेम है, जलकुंभी, हाइड्रिला, कमल और धान। अभी हमने आपको जो समझाया जलकुंभी के बारे में, क्योंकि वही जल में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिससे सभी जीवों को रहना वहां पे कठिन हो जाती है, तो आंसर हो जाएंगे हमारा जलकुंभी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, इनमें से किस पौधे के पत्ती के कटे किनारे से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है? चलिए इस पौधे को भी हम देख लेते हैं। ये पत्ती आप देख रहे हैं, पत्ती का नाम है सबसे ऊपर में ब्रायोफिलम। ये पत्ती देख रहे हैं, यह पत्ती है ब्रायोफिलम, यह पत्ती है ब्रायोफिलम। अब ब्रायोफिलम के पौधे से जब पत्ती गिरते हैं तो इनके जितने भी देखिए कोना में कटा हुआ भाग है, जितने भी कोने में कटे हुए भाग है, इन सभी कटे हुए भाग में एडवेंटिशियस बड निकलते हैं और यह एक नए पौधे को जन्म दे देता है, नए पौधे को जन्म दे देता है। तो ब्रायोफिलम के पत्ती में क्षमता है अपने जैसे एक नए पौधे को बना देने का। आपसे प्रश्न यहाँ बदल भी सकता है कि इनमें से किस पौधे की पत्ती अपने जैसे नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं, तो भी आप उत्तर जाएंगे ब्रायोफिलम के साथ, क्योंकि इनके पत्ती के कटे किनारे, आपने अभी देखा पत्ती को फोटो में देखा, उसका कटा किनारे भी देखा, और उस किनारे से अपस्थानिक कलिका निकलती है और अपस्थानिक कलिका निकलकर नए पौधे को बना लेती है, नए पौधे का निर्माण कर लेती है। तो आपसे पूछेगा कि ब्रायोफिलम में किसके द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है? अब भिन्न भिन्न प्रकार का कलिकाएं दे दे तो अपस्थानिक कलिका, यह नोट हम याद रखेंगे, क्वेश्चन कितना हो बदले तो हमारा यह क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ब्रायोफिलम से बदल बदल के क्वेश्चन पूछे तो छूटना नहीं चाहिए। 3-4 चीज याद कर लीजिए, ब्रायोफिलम की पत्ती में नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है, और ब्रायोफिलम की पत्ती में है क्या, तो उसके जितने कटे किनारे हैं उस कटे किनारे पे अपस्थानिक कलिकाएं, अंग्रेजी में एडवेंटिशियस बड निकलते हैं, और जितने बड निकलेंगे उतने नए पौधे का निर्माण कर लेंगे। इससे हमारा प्रश्न कोई भी घुमा फिरा कर पूछे तो छूटना नहीं चाहिए। इनमें से कौन केवल अपने जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करते हैं? बांस, आम, लीची, जामुन। हम लोग अगल बगल में देखे हैं, ये सब हर साल फुलाता है, हर साल फलता है। बांस अपने जीवन काल में एक बार ही पुष्प पैदा करता है, तो आंसर हम जाएंगे बांस के साथ में। निम्नांकित में किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? सीधे याद रखे, हम महुआ में देखे हर साल फूलता है, बरगद में हर साल फूलता है, सूरजमुखी में तो हर साल फूलता है, नीला कुरेंजी एक नया है, तो नीला कुरेंजी में 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मध चक्र पाई जाती है। अब आप समझे, इससे 2 टॉपिक मध चक्र और मासिक चक्र, इससे भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए एक डायग्राम हम लोग समझेंगे कि जितने भी स्तनीय प्राणी हैं, जितने भी स्तनीय प्राणी, अब स्तनीय प्राणी समझ रहे हैं, मैमेलस अंग्रेजी में बोलते हैं, मैमेलस यानी वे प्राणी जो अपने संतान को दूध पान कराते हैं। तो इनको 2 भागों में बांटा गया है।
एक प्राइमेट और एक नॉन प्राइमेट, यानी दो ऑर्डर में, ये ऑर्डर है नॉन प्राइमेट। प्राइमेट वे जीव है, क्योंकि देखिए समझिएगा, जितने भी जंतु है उन सभी को 4 लिम्स यानी 4 पाद पाए जाते हैं, 2 आगे और 2 पीछे। जो जीव अपने 4 लिम्ब यानी अग्रपाद को हस्त के रूप में विकसित कर लिए है, उन सभी को प्राइमेट में डाल दिया गया है। और जो जीव अपने चारों लिम्स को, चारों पाद को आज भी चलने के लिए उपयोग करते हैं, उनको नॉन प्राइमेट कहा जाता है। अब स्तनीय प्राणी के किस में? तो मादा में, मादा के दोनों में, प्राइमेट में भी और नॉन प्राइमेट में भी। इनके गर्भाशय और अंडाशय में एक चक्र होता है जिसे हम जनन चक्र कहते हैं। एक चक्र बनता है जिससे हम जनन चक्र कहते हैं। प्राइमेट में यह चक्र जो है यह सतत होता है, लगातार होता है 28वें और 29वें दिनों के बीच में, जिसे हम मासिक चक्र कहते हैं। इसे हम मासिक चक्र कहेंगे। और नॉन प्राइमेट मादा में यह चक्र जो है असतत होता है, असतत लगातार नहीं होती है, तो इसे हम मध्य चक्र कहते हैं, मध्य चक्र कहते हैं। अब यह मासिक चक्र के दौरान, मासिक चक्र के मध्य में यह मादा अपने अंडाणु को उत्सर्जित करते हैं। और नॉन प्राइमेट जो भी है, यह मध्य चक्र के दौरान, मध्य चक्र जब प्रदर्शित होते हैं तो उस समय अपने अंडाणु को मोचित करेंगे। ये जो है कंटिन्यूअस ब्रीड करेंगे, ये कंटिन्यूअस ब्रीड नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर समझिए कि वैसे स्तनीय प्राणी जिनके 2 पैर 2 हाथ होते हैं, उन सभी को हम प्राइमेट में डाल दिए हैं। और उनमें जो जनन चक्र होती है वह एक निश्चित अवधि के बाद 28 और 29वें दिनों के बाद लगातार रूप से आती और जाती है, जिसे हम मासिक चक्र कहते हैं। और ऐसे स्तनीय प्राणी जो अभी तक अग्र पाद को हस्त के रूप में विकसित नहीं किए हैं, वो सब नॉन प्राइमेट है। और उनमें जनन चक्र असतत होता है, यानी कोई गारंटी नहीं है कब आएगी कब नहीं आएगी, तो उसको हम मध्य चक्र कहते हैं। यह मुख्य रूप से अंतर है। अब 2 चीज हम याद रखेंगे किस किस में पाया जाएगा, तो अगल बगल का जो भी उदाहरण देगा यह कॉन्सेप्ट हमको याद है तो बन जाएगा। अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है कि मध्य चक्र पाई जाती है गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इन सभी में। क्योंकि यह सभी जो है चारों पैर पे ही चलते हैं, यह सभी नॉन प्राइमेट के सदस्य है, तो आंसर हो जाएगा इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ऋतुस्राव चक्र या मासिक चक्र दोनों एक ही है, कभी कंफ्यूजन मत करिएगा। मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र, इसमें कोई अंतर नहीं रखिएगा। तो ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, हम देखें ये दोनों हाथ का विकसित कर चुके हैं, इसीलिए सब प्राइमेट में आते हैं। आंसर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, युग्मक जनन में बनता है, यानी जनन में युग्मक बनता है, तो कैसन युग्मक बनता है? केवल नर युग्मक या केवल मादा युग्मक, दोनों, कोई नहीं। तो जब जनन होगी तो नर का भी बनना होगा और मादा का भी बनना होगा, तभी तो जनन की क्रिया सफल होंगे। तो आंसर होंगे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक लिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? अब समयुग्मकी, उभय लिंगाश्रय, एक लिंगाश्रय, विषम युग्मकी। अब इसको समझ लीजिए, चारों ऑप्शन को समझ ले ताकि कभी इस ऑप्शन से क्वेश्चन पूछे तो छूटे नहीं। समयुग्मकी का मतलब होता है स
सम मतलब बराबर और युग्मक मतलब युग्मक गैमीट यानी अंडाणु या शुक्राणु। तो जब अंडाणु और शुक्राणु यानी नर और मादा दोनों गैमीट एक दूसरे के समान होंगे तो उसको हम बोलते हैं समयुग्मकी। अगर दोनों एक दूसरे के समान नहीं है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो उसको हम बोलते हैं विषमयुग्मकी। अब एक जीव है, एक जीव में एक ही लिंग पाई जा रही है तो उसको हम बोलते हैं एक लिंगाश्रय। जैसे मनुष्य में है, मनुष्य में कोई नर है या मादा है, नर है तो नर, मादा है तो मादा। कुत्ता में देखेंगे नर है तो नर, मादा है तो मादा। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव है जिनके एक के शरीर में एक भाग में नर लिंग होता है और एक भाग में मादा लिंग होता है, वैसे जीव को उभय लिंगाश्रय कहते हैं। जैसे में केचुआ, टेपवार्म, अर्थवार्म, जितने भी कृमि टाइप के जीव है अधिकांशतः उसमें से सब उभय लिंगाश्रय होते हैं। तो अब यहां कह रहा था कि एक लिंगता की स्थिति को, यानी जीव अपने अंदर एक लिंग ही रखे हुए है, उसको हम क्या करेंगे तो एक लिंगाश्रय। ऑप्शन पूछ दे द्विलिंगता यानी नर और मादा एक ही शरीर में अवस्थित है तो उसे क्या कहेंगे तो उभय लिंगाश्रय। अब क्वेश्चन बदल दे कि नर युग्मक छोटा और मादा युग्मक बड़ा है, या नर युग्मक या मादा युग्मक देखने में असमान हो तो उसे क्या कहेंगे विषमयुग्मकी। दोनों समान है तो क्या कहेंगे समयुग्मकी। तो यह चारों ऑप्शन को हमको समझ में आना चाहिए ताकि इससे जो भी प्रश्न है हमारा छूटे नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। अभी हमने कहा था स्पंज, टेपवर्म, जोंक, इनमें से सभी, तो आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी। नेक्स्ट हम देखेंगे, इससे पहले डिस्कशन कर चुके हैं इसका हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन उभय लिंगी है? नारियल, पपीता, खजूर, नींबू, यानी ऐसे पौधे जिसमें दोनों लिंग है। तो ऑप्शन हम जाएंगे नारियल के साथ, क्योंकि इसमें नर भी है और मादा भी है। बाद बाकी पपीता में नर अलग और मादा पौधा अलग, नींबू में अलग, खजूर में अलग। नेक्स्ट हम देखेंगे मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या है 21, 23, 42 और 46। अब समझिए गुणसूत्र युग्मक और युग्मनज में इसकी संख्या से कई बार क्वेश्चन पूछता है, अगुणित द्विगुणित से भी पूछता है। तो हम लोग सबसे पहले समझ ले युग्मक और युग्मनज। जैसे युग्मक शब्द आएंगे तो इसका अंग्रेजी में हम बोलते हैं गैमीट। कभी कभी तो युग्मक नहीं लिखकर गैमीट ऐसे लिखल रहेगा तो वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, गैमीट भी लिख देगा। तीनों एक ही शब्द है। तो गैमीट इक्वल टू सेक्स सेल, यानी वह सेल जिससे जो निषेचन की क्रिया में भाग लेगा। तो इसके अंदर सेल आ जाएंगे कौन कौन चीज? तो अंडाणु, शुक्राणु, परागकण, अंड कोशिका etc। ये सभी गैमीट्स के पार्ट है, सेक्स सेल है। अब एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, जितने भी गैमीट्स होंगे उसमें गुणसूत्र की संख्या, यानी गुणसूत्र की संख्या जब भी पूछे तो सिंगल होंगे, n नंबर में होंगे। अब हम मनुष्य में आते हैं तो मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में पड़े हैं गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ा है। तो 23 जोड़ा का मतलब 23 गुने 2 बराबर 46 संख्या है। तो मनुष्य के समान सभी कोशिका में 46 है। जैसे ही पूछा युग्मक में, तो युग्मक में क्या है n, क्योंकि जोड़ा है तो इसको हम 2n भी लिख सकते हैं। तो अब 2n बराबर 46, यहाँ पे देखेंगे 46 क्या है, 46 बराबर 2n है। और युग्मक जब भी बनेगा तो उसमें n नंबर होता है, तो सीधे आधा कर देंगे हम। तो n बराबर 46/2 बराबर हो जाएगा 23। तो
आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब थोड़ा सा अंतर करेगा युग्मक, अगर यहां पे रहे युग्मनज, युग्मनज बड़ा कंफ्यूज करता है। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे हम जाइगोट। तो वह कोशिका जो युग्मक के मिलने से बनता है, युग्मक युग्मनज, नज अंतिम में ज है तो जोड़ा बन गया, तो दो युग्मक यानी अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से बन गया। तो अंडाणु में हम देखे थे कि एन गुणसूत्र, शुक्राणु में भी एन गुणसूत्र 33, और दोनों जब मिला और मिलने से जो कोशिका बना, इसी को हम बोल दिए जाइगोट या युग्मनज। तो युग्मनज में जो पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा 46, युग्मक में पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 43। तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसमें बहुत सारे बच्चे बार बार गलत करके आते हैं, आप गलत मत कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं। मक्का में गुणसूत्र की संख्या होती है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नांकित में किसका पादप काय अगुणित होता है। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया द्विगुणित और अगुणित, जिसमें n नंबर है उसको बोलेंगे अगुणित हैप्लोइड, हैप्लोइड, और जिसमें 2n है यानी गुणसूत्र जोड़ा में है उसको हम बोलेंगे द्विगुणित इक्वल टू डिप्लॉइड। अब बहुत ऐसे छोटे पादप है जिनके पूरे शरीर में केवल सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं। जैसे ब्रायोफाइट में प्रत्येक कोशिका में n नंबर होता है, कवक के भी प्रत्येक कोशिका में n नंबर होता है, और शैवाल ब्रायोफाइट इसका भी n नंबर होता है। क्योंकि ये दो पौधा है और यह कवक है, तो तीनों के शरीर जो है अगुणित होता है, n नंबर होता है। तो आंसर होगा इन सभी का। कभी कभी ऑप्शन बदले, कुछ कोई दूसरा नाम दे दे, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, आई तीनों में से कोई दे दे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों में से कोई एक को अगुणित बना दीजिएगा। इसके अलावा कोई दूसरा रहे तो उसको द्विगुणित ही पर मारिएगा हमेशा। अब यहाँ पे दे देगा कि इनमें से किसका पादप काय द्विगुणित है। इन सभी ऑप्शन नहीं रहकर दे दे एक बीजी, चूंकि एक बीजी हम पढ़े या पुष्पी पादप का एक प्रकार है, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा डी एक बीजी। तो जैसे ही ऑप्शन बदलेगा हमारा आंसर भी बदल जाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। इनमें से किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। अब देखिए, अलैंगिक जनन के लिए नहीं, लैंगिक जनन के लिए शैवाल को भी दोनों के युग्मक को मिलने के लिए जल होना चाहिए। कवक जल में है तो लैंगिक करेगा, अगर जल में नहीं है तो अलैंगिक निषेचन करेगा, तो निषेचन के लिए इसको भी जल चाहिए। और ब्रायोफाइटा, इसको भी निषेचन के लिए माध्यम जल चाहिए। तो आंसर हो जाएगा इन सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब युग्मक का संलयन जीव शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पे हम, युग्मक का संलयन, युग्मक अभी हम लोगों ने पढ़ा अंडाणु और शुक्राणु, और संलयन उसका मिलन जीव शरीर के बाहर, और एक ऑप्शन अगर आपके पास आ जाए अंदर, तो थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर बाहर हो तो बाह्य निषेचन, अंदर हो तो आंतरिक निषेचन। तो जब उसके मादा शरीर के अंदर ना होकर बाहर होता है तो उसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। शरीर के अंदर हो तो आंतरिक निषेचन कहते हैं। भ्रूणोद्भव, भ्रूण के विकास करने की क्रिया को भ्रूणोद्भव, और अनिषेक जनन कुछ ऐसे भी जीव है जो बिना निषेचन के ही जन्म ले लेते हैं। बिना निषेचन के ही वो आगे संतान को, संतति को उत्पन्न कर सकते हैं, यानी बिना युग्मक के संलयन को ही नए जीव बना सकते हैं। तो वैसे जीवों को अनिषेक जनन कहा जाता है। 4 ऑप्शन हमारे पास में था। ऐसे अनिषेक जनन के बारे में अगला चैप्टर में बृहद रूप से हमें पढ़ना है। तो
इसमें इसका आंसर हमारा होगा बाह्य निषेचन, अंदर होगा तो आंतरिक निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें कौन अंड प्रजनक प्राणी है। अब अंड प्रजनक मतलब अंडा देने वाला, जंतु प्रजनक मतलब सजीव, एक अपने जैसे परिपक्व संतान को जन्म देने वाले, यानी अपना जैसा सब अंग का विकास हो गया है लेकिन छोटा है। और दूसरा जिसका पूरा भ्रूण का विकास न हुआ है, एक कवर में बंद है, उस अंडा बाहर निकालता है, उसका विकास फिर बाहर होता है, फिर अंडे को तोड़कर वह जीव बाहर निकालते हैं, तो वैसे जीवों को हम अंड प्रजक कहते हैं। इसमें से देख रहे हैं मुर्गी के भी अंडा खाए होंगे, सांप के अंडा खाए नहीं है लेकिन जानते हैं कि सांप अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है। तो आंसर हो जाएगा तीनों। उभयलिंगी प्राणी है जिसमें दोनों लिंग होगा, तो आप देख रहे हैं मुर्गी, मुर्गा मुर्गी का अलग देखे, सांप नाग नागिनी सीरियल खूब देखे होइएगा, और केचुआ इससे पहले भी बताए थे कि केगो शरीर में दोनों लिंग होता है, नर भी होता है और मादा भी होता है। आंसर इसका हो जाएगा केचुआ। 27 में चलते, इनमें से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। फीता कृमि, केचुआ, घरेलू मक्खी और जोंक। इससे पहले क्वेश्चन था तो फीता कृमि भी उभयलिंगी, केचुआ भी उभयलिंगी, जोंक भी उभयलिंगी, क्योंकि तीनों का उदाहरण किताब में दिया हुआ उभयलिंगी। घरेलू मक्खी में दोनों लिंग अलग अलग होते हैं, मादा मक्खी अलग और नर मक्खी अलग। आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन चलेंगे, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। प्रकंद, चूसक, शाखा और चल बीजाणु। देखिए पौधे के अंदर अलैंगिक जनन को ही हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं, और हमको पता है कि पौधे के प्रत्येक पार्ट्स में नए पौधे को देने की क्षमता होती है। अब इसमें से देखिए कौन सा पौधा का पार्ट्स नहीं है। ये चूसक जो है यह जंतु का पार्ट है, प्रकंद, शाखा, चल बीजाणु सब पौधे का पार्ट्स है, और सभी से नए पौधे का निर्माण होगा जिसको कायिक प्रवर्धक कहते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। एक बार जंतु का पार्ट्स है, हम पूछ रहा है कायिक प्रवर्धन, और कायिक प्रवर्धन केवल और केवल पौधे में होते हैं। किस में होते हैं? पौधा में होता है। कुल मिला के समझिए तो पौधा में जो अलैंगिक जनन होती है उसी को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। एक तस्वीर आपके सामने हम लेते हैं, ये एनसीईआरटी का तस्वीर है, आप देख सकते हैं ये अदरक को, यहां पे देख सकते हैं आलू को। तो आलू में आई है, अखुआ है, इसके द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। और अदरक में हम देख रहे हैं 3 पार्ट्स, बॉड्स, एडवेंटिशियस रूट और नोड। तो इसमें बॉड्स के द्वारा होते हैं। अब किसके द्वारा हो रहा है? बॉड्स के द्वारा हो रहा है। इसी जगह 3-4 जो भी इसका जो तस्वीर दिया है, तस्वीर को पहले हम समझेंगे। तस्वीर को समझेंगे तो इस तस्वीर से सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है हमारा, क्योंकि यह तस्वीर को हम अंग्रेजी मीडियम वाले पुस्तक से काटे हैं। समझिएगा आप लोग। वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म, जितने भी ई तक यानी 6 भिन्न भिन्न प्रकार के एंजियोस्पर्म यानी पुष्पी पादपों की तस्वीर है, जिसमें वेजिटेटिव यानी कायिक, प्रोपोग्यूल्स मतलब प्रवर्धक, जिससे नए पौधे जन्म लेते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो आई ऑफ पोटैटो, ऊपर में देखे थे हम लोग, पोटैटो में किसके द्वारा हो रहा है? आई के द्वारा हो रहा है। पोटैटो में किसके द्वारा हो रहा है? आई के द्वारा हो रहा है। फिर उसके बाद पूरे ऑप्शन से मुझको क्वेश्चन पूछ सकता है, राइजोम इन गिंगर, गिंगर में किसके द्वारा होगा? राइजोम के द्वारा होगा। जो देखे थे हम एडवेंटिशियस बर्ड, उसी को हम क्या कहते हैं? राइजोम भी कहते हैं। उसके बाद बल्बिल इन एगेव, एगेव के प्लांट में किसके द्वारा हो रहा है? तो बल्बिल के द्वारा होता है।
लीफ बर्ड ऑफ ब्रायोफिलम, इससे पहले क्वेश्चन था ब्रायोफिलम में किसके द्वारा हो रहा है, लीफ बर्ड, यहाँ पे देख रहे हैं लीफ बर्ड के द्वारा हो रहा है। और ऑफसेट ऑफ वाटर हायसिंथ, वाटर हायसिंथ के देखेंगे एक रनर आगे बढ़ता है जिसको ऑफसेट बोलते हैं, आई बढ़ता जाएगा और इस पर नए नए पौधे का निर्माण होता जाएगा, बड़ी तेजी से फैलता है ये, क्योंकि यह ऑफसेट से ही जनन करता है। तो ये 4-5 हमको याद होना चाहिए। इसी से क्वेश्चन जब भी उठाकर पूछेगा, पोटैटो में आई से, गिंगर में राइजोम से, एगेब में बल्बिल से, ब्रायोफिलम में लीफ बर्ड से, और वाटर हायसिंथ में ऑफसेट जो है इनके द्वारा नए पौधे का जन्म होता है। अब चलिए हम यहाँ पे सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। सीधे एनसीईआरटी के तस्वीर जो देखे वहीं से इसका है राइजोम के द्वारा। थोड़ी सी भी कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजू निम्नांकित में कौन सा फल कहलाता है। देखिए वैसा फल जिसमें सूखा होता है, जिसमें पानी की मात्रा काफी कम होती है, उस फल को हम नट फल की श्रेणी में डालते हैं। क्योंकि काजू को हम ड्राई फ्रूट कहते हैं, सूखा फल कहते हैं, तो किस फल की श्रेणी में आ जाएगा, नट फल की श्रेणी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उभयलिंगी एम्फीबियन पादप किसे कहा जाता है। यानी वह पौधा जो जल में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है, तो वैसे पौधे को हम, वैसे पौधा ब्रायोफाइट्स है। तो ब्रायोफाइट है, जल में भी आसानी से रह सकता है, जमीन पर भी रह सकता है। जैसे हम बेंग को, मेढक को देखे हैं, तो मेढक जल में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है। तो जो जल और जमीन दोनों जगह रह सकता है उसे हम, इसमें एम्फीबियन के यहाँ पे टाइपिंग गलती है, एम्फीबियन यानी उभयचर, इसको थोड़ा सा शुद्ध कर लेंगे, इसको बोलते हैं उभयचर पादप। एम्फीबियन प्लांट किसे कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को। शैवाल यह पूर्णतः जलीय पादप है, पूर्णतः जलीय पादप है या केवल जल में ही। टेरिडोफाइटा पहला पौधा है जो स्वतंत्र रूप से जमीन पर उगा था। यह पहला पौधा है जो जमीन पर स्वतंत्र रूप से उगा था। तो इससे भी क्वेश्चन जब भी पूछे कौन जलीय पौधे है तो सवाल मारेंगे कौन है स्वतंत्र पौधा जो पहली बार जमीन पर पाया गया, टेरिडोफाइटा, और कौन एम्फीबियन प्लांट है तो ब्रायोफाइटा के साथ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बस इतना ही प्रश्न इस चैप्टर से था। हमारा यह चैप्टर का मुख्य जो भी प्रश्न था वह समाप्त हुए, और आप इन सभी प्रश्नों को बार बार देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, 5 बार देखें, बार बार देखेंगे तो आपको यह याद हो जाएंगे और संभवतः इतनी ही प्रश्नों में से इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। फिर मिलते हैं हम दूसरे चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।